गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों आज है 2 नवंबर 2022 और हम लोग करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और फिर से आपके लिए आज कुछ टॉपिक्स यहाँ पे लेके आया हूँ। कुछ टॉपिक आज बहुत जबरदस्त होने वाले हैं, बिल्कुल नए होने वाले हैं। कुछ टॉपिक थोड़े से पुराने रहेंगे, रिपीटेड से रहेंगे, तो वहां पे आपकी रिवीजन हो सकती है। जैसे ये फ्रीबी वाला जो टॉपिक है, वैसे है तो ये काफी पुराना, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसके अंदर कुछ डेवलपमेंट हुई है, उसके बारे में हम लोग बात कर सकते हैं। BRI और SCO यानी कि शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, वैसे ये टॉपिक भी थोड़ा पुराना है, लेकिन यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग चीज आपको बताने वाला हूं मैं, तो वो देख के मजा आएगा आपको। ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से और लोकेशन बेस्ड जिस तरह के सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो एक बढ़िया रिवीजन हमारी यहाँ पे हो जाएगी। मानगढ़ डैम एक बिल्कुल ब्रांड न्यू टॉपिक है, ये करेंगे हम लोग अपने आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री वाले पर्सपेक्टिव से। इन्वेजिव स्पीसी, ये भी प्रीलिम्स के लिए बहुत जबरदस्त टॉपिक है। जीएस पेपर 3 में एनवायरमेंट इकोलॉजी वाले पर्सपेक्टिव से वो डेफिनेटली इस तरह की चीजें आपसे पूछता है। और जब एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं ना, हमें टफ लगते हैं, बट एक्चुअली भी वो हमारे न्यूज़पेपर से ही होते हैं, तो ये हम लोग करने वाले हैं। उसके अलावा एक एडिटोरियल हमारे पास है पॉल्यूशन बोर्ड्स और उसके अंदर जो कमियां हैं उसके बारे में है। देखिए, मैं कमेंट सेक्शन पढ़ रहा था कुछ बच्चों के, और उसमें एक दो स्टूडेंट्स ने लिखा था कि सर हम लोग एडिटोरियल क्यों नहीं कवर करते हैं। मुझे नहीं लगता, पिछले 2 साल से हम लोग एडिटोरियल कर रहे हैं, एक दिन भी हम लोगों ने न्यूज़पेपर एनालिसिस कर रहे हैं, एक दिन भी हम लोगों ने एडिटोरियल को मिस नहीं किया है। हम लोग रोज एडिटोरियल करते हैं। कोशिश की जाती है कि कम से कम एक एडिटोरियल डेली किया जाए। देखिए, 3-4 एडिटोरियल आते हैं जिनमें से एक आपके एग्जाम के लिए अच्छा इंपॉर्टेंट होता है, सब आर्टिकल आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। तो हमारा जो यूपीएससी का सिलेबस होता है ना, उसके हिसाब से अगर हम लोग सिंक करके चलते हैं, अगर आप एक एडिटोरियल भी डेली करते हो, दिस इज मोर देन सफिशिएंट। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है, कभी 15 दिन में, 20 दिन में, जब मुझे लगता है कि 2 एडिटोरियल किए जाने चाहिए, जब वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अदरवाइज हर एडिटोरियल न्यूज़पेपर इंपॉर्टेंट नहीं होता है। मोस्टली तो पॉलिटिकल होते हैं, कुछ बहुत ज्यादा इंटरनेशनल रिलेशनशिप से जुड़े हुए होते हैं, जो बहुत ज्यादा पॉलिटिकल और उस तरह की चीजें हो जाती हैं। जो हमारे लिए लगता है मुझे इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी में क्वेश्चन बन सकता है, हम उसको ही कवर करते हैं। तो ये भी थोड़ा ध्यान देना जरूरी है यूपीएससी में कि क्या नहीं पढ़ना चाहिए। पढ़ने का तो सब कुछ है और दुनिया पड़ी है पढ़ने के लिए, लेकिन सिलेबस के हिसाब से पढ़ना जरूरी है। सिलेबस के हिसाब से तो कहीं तो एस्पिरेंट को ये पता ही नहीं होता कि सिलेबस भी कोई चीज होती है। अरे भाई, जैसे हमारे स्कूल में, कॉलेज में सिलेबस होता है ना, उस सिलेबस में से पेपर आता है, वैसे ही यूपीएससी का भी सिलेबस होता है। उससे बाहर कभी भी कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। तो प्लीज अपने सिलेबस को देखें, सिलेबस के हिसाब से आर्टिकल पढ़ें, सिलेबस के हिसाब से एडिटोरियल पढ़ें। कई बार एडिटोरियल हमें पढ़ने का मन करता है कोई आर्टिकल, लेकिन वो यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं होता है। और इसी वजह से कई सारे स्टूडेंट जो है, मैं पूछता हूं तो न्यूज़पेपर में सर हमें 2 घंटे लग रहे हैं, 3 घंटे लग रहे हैं। वो इसीलिए लग रहे हैं क्योंकि हम लोग अननेसेसरी आर्टिकल्स पढ़ते रहते हैं। तो वो आपने नहीं करना है, सिलेबस के हिसाब से पढ़ना है। चलिए, ज्यादा वेट नहीं करते, सीधा करते हैं काम की बात। तो कल हम लोगों ने एक सवाल आपसे पूछा था कि भाई जो गवर्नर बिल को रिजर्व करते हैं प्रेसिडेंट के लिए, वो कौन से आर्टिकल में होता है। तो मोस्टली स्टूडेंट्स ने यहाँ पे बिल्कुल सही बताया है, आर्टिकल 200। लेकिन बीच में 2-3 स्टूडेंट ऐसे रहे जिन्होंने कहा कि आर्टिकल 201। तो आपको बताता चलूं कि आर्टिकल 200 है, वो आर्टिकल 201 नहीं है। दोनों में थोड़ा सा फर्क होता है। आर्टिकल 200 में वो प्रिजर्व करते हैं, मतलब प्रेसिडेंट के लिए, और आर्टिकल 201 में जब एक बार वो प्रेसिडेंट के पास चला जाता है, तो प्रेसिडेंट ये बताते हैं कि भैया क्या उसको कंसेंट देना है या उसको रोकना है। वो होता है 201। तो थोड़ा सा फर्क है 200 में और 201 में। 200 में रिजर्व किया जाता है और 200 में रीजन बताया जाता है कि अभी उसके ऊपर क्या एक्शन लिया जाएगा। और अगर आपको डिटेल में जानना है तो इसी लिंक के ऊपर आप क्लिक कर सकते हो, पीडीएफ में आपको ये लिंक मिल जाएगा। क्लिक करोगे तो आप एक बहुत शानदार आर्टिकल पे पहुंचोगे। एक अच्छा खासा पीडीएफ है, अगर आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, बस समय है तो। उसमें भी कुछ चीजें आपको फालतू की लगेंगी, ऑफकोर्स फालतू की हैं, लेकिन अपने काम की चीज आप निकाल सकते हो। अगर आपका समय है, नहीं समय है तो कोई बात नहीं, इतना ज्यादा जरूरी नहीं है। तो यहीं से क्वेश्चन है एक आपके लिए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और उसके बाद जो है आप नीचे कमेंट सेक्शन में आंसर कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही है यहाँ पे। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एक अच्छा आर्टिकल है ये, मूलिंग रिमोट वोट फैसिलिटी फॉर एनआरआईज, गवर्नमेंट टेल सुप्रीम कोर्ट। देखिए, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स यूपीएससी का वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है। तो इलेक्टोरल रिफॉर्म के बारे में कुछ भी हो रहा हो, चाहे वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने किया हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट ने किया हो, चाहे सरकार ने किया हो, या किसी एनजीओ ने कुछ खास सजेशंस वगैरह दिए हों, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। ये टॉपिक है एनआरआईज के बारे में।
एनआरआई कौन होते हैं? जो नॉन रेजिडेंट इंडियंस होते हैं, उनको वोट का अधिकार दिया जाए, रिमोट वोटिंग फैसिलिटी उनको दी जाए। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में एक जो है केस फाइल किया गया है। अब उस केस में सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा क्या नहीं करेगा कि बिल्कुल अलग मामला हो जाता है। अभी जस्टिस यूयू ललित जी ने एक बेंच बैठाई है जो इसके बारे में चर्चा करेंगी कि क्या वो फैसिलिटी दी जा सकती है। देखिए, अभी तक जो रिमोट वोटिंग की फैसिलिटी है ना, वो सोल्जर्स को दी जाती है। पोस्टल बैलेट की फैसिलिटी सोल्जर्स को दी जाती है, लेकिन सोल्जर को इसलिए दी जाती है कि तो यार सोल्जर तो इंडियन सिटीजन है ना, वो एनआरआई थोड़ी है। और सोल्जर है वो बॉर्डर एरियाज में रहते हैं, तो अपने घर पे आके तो वोट नहीं दे सकते, तो उनको ये फैसिलिटी दी जाती है। अब यही सेम फैसिलिटी एनआरआईज को दी जाए या ना दी जाए, इसमें अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज का जो है अपना अपना व्यू पॉइंट है। मोस्टली पॉलिटिकल पार्टीज एक दो को छोड़ के ये कहती है कि एनआरआईज को ये फैसिलिटीज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन आप सोच रहे होगे सर एनआरआई को तो क्या वोट नहीं कर सकते? एनआरआई बिल्कुल वोट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए तरीका दूसरा होता है। अगर एनआरआई को वोट करना है तो भाई उसके अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में आके विजिट करना पड़ेगा। जहां का उसके पासपोर्ट के ऊपर रेजिडेंस लिखा हुआ है ना, वहां पे आके वो वोट कर सकते हैं। इन पर्सन वोट कर सकते हैं, मतलब प्रेजेंटली फिजिकल प्रेजेंट होके। आप पोस्टल वोटिंग नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि भैया वहां से आपने चिट्ठी भेज दी और यहाँ पे आपकी वोटिंग हो जाएगी, नहीं, वो सिस्टम नहीं है। और प्रोक्सी वोटिंग वाला सिस्टम भी नहीं है। प्रोक्सी वोटिंग जैसे ये होती है कि मान लो मेरे फादर साहब मान लो लंदन में रहते हैं, उनका वोट करने का मन किया तो उन्होंने मुझे फोन कर दिया कि चलो ऐसा करो तो मेरे बिहाफ पे वोट डाल दो, मैं तुम्हें परमिशन देता हूं। तो वो प्रोक्सी सिस्टम भी नहीं होता। जैसे हम लोग कॉलेज में होते हैं तो प्रोक्सी अटेंडेंस लगा देते हैं कई बार, वो सब यहाँ पे नहीं होता है। तो एनआरआईज को जो वोटिंग देने का जो अधिकार था, बेसिकली 2011 के अंदर ही इंट्रोड्यूस किया गया था। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 में हम लोगों ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। और ऐसा भी नहीं है कि बहुत सारे एनआरआईज इंडिया में वोट करने के लिए आते हैं। 2019 में जो हमारा इलेक्शन हुआ था लोकसभा का, उसमें सिर्फ 25,000 एनआरआईज ही जो है इंडिया में आए थे, जबकि रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि इंडिया से लगभग 16 मिलियन जो है वो एनआरआईज हैं या इंडियंस हैं जो बाहर रहते हैं। अब एनआरआईज की भी एक ना डेफिनेशन होती है। देखिए, एनआरआईज कौन होता है को बताता चलूं। जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है 1999, फेमा जिसको कहा जाता है, उसके तहत कोई आदमी अगर इंडिया से बाहर मोर देन 181 डेज के लिए रहता है तो उसे एनआरआई डिक्लेयर कर दिया जाता है। लेकिन 2020 के बजट में हम लोगों ने ये 120 डेज कर दिया है। मतलब अगर आप इंडिया से बाहर, अलग अलग रीजन उसके हो सकते हैं, आप एम्प्लॉयमेंट के लिए जा सकते हो, जो है आप बिजनेस पर्पस के लिए जा सकते हो, वोकेशन के लिए जा सकते हो, या कोई और काम हो सकता है। अगर आप इंडिया से बाहर 120 डेज के लिए रहते हो तो आपको एनआरआई डिक्लेयर कर दिया जाता है। ये तो होती है बेसिकली डेफिनेशन। लेकिन एनआरआई पोस्टल वोटिंग कैसे कर सकते हैं उसका भी तरीका है। मतलब पर्सनली आके तो कर ही सकते हैं, लेकिन पोस्टल वोटिंग कैसे कर सकते हैं? पोस्टल वोटिंग का मतलब ये होता है कि जब इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन से 5 दिन पहले हमारे यहाँ पे जो रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं, आप उनको इन्फॉर्म करते हो कि भाई मुझे पोस्टल वोटिंग करनी है। फिर क्या होता है, जो आरओ होते हैं रिटर्निंग ऑफिसर, वो आपकी परमिशन लेके और आप जो वहां से भेजते हो पेपर, मान लो ब्रिटेन में आप रहते हो लंदन में, तो वहां से आपने पेपर भेजा, तो उस पेपर को जो है इलेक्ट्रॉनिकली जो रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं रिसीव करते हैं। रिसीव करने के बाद उसका प्रिंट आउट लेते हैं और आपके बिहाफ पे वोटिंग कर दी जाती है और आपको प्रिंट आउट भेज दिया जाता है कि हाँ भैया आपने किसको वोटिंग किया था, वो हम लोगों ने वोटिंग यहाँ पे कर दिया है। ये होता है बैलेट पेपर वाला सिस्टम, पोस्टल बैलेट वाला सिस्टम, जो अभी तक एनआरआईज को अवेलेबल नहीं है, हमारी आर्म्ड फोर्सेस को अवेलेबल है। किस किस को अवेलेबल है ध्यान से देखो, यहाँ पे ये पूछेगा आपसे एग्जाम में डेफिनेटली। ये तो आर्म्ड फोर्सेस को अवेलेबल है। उसके अलावा जो आर्म्ड पुलिस फोर्स है हमारी स्टेट्स के अंदर, ठीक है, जो कि मान लो हरियाणा में इलेक्शन हो रहे हैं और अगर आप मान लो किसी रीजन की वजह से मध्य प्रदेश के अंदर पोस्टेड हो, कोई डेलीगेशन वगैरह पे गए हो, किसी और ट्रेनिंग पर्पज के लिए गए हो, तब भी मतलब आर्मी को भी है ना, डिफेंस फोर्सेस को भी और पुलिस फोर्सेस को भी, दोनों का अलाउड है। उसके अलावा अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो और अगर आप कहीं और पे जाके एम्प्लॉयड हो, ठीक है, तो भी आपको आउटसाइड इंडिया में अगर आप गए हुए हो तो आपको ये सुविधा मिल जाती है। तो ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। हालांकि सरकार ने 2017 के अंदर
एक बिल पेश किया था जिसमें एनआरआईज को वोटिंग देने की बात हुई थी, और वो बिल लोकसभा के अंदर पास भी हो गया था और राज्यसभा में पास ऑफ कोर्स नहीं हो पाया। फिर बाद में 2019 में जब नई इलेक्शन हुए तो अभी तक हम लोगों ने इसको इंट्रोड्यूस नहीं किया है। तो लेट्स सी, जल्दी ही शायद एक और बिल पास हो जाएगा तो एनआरआईज लोग भी इंडिया में पोस्टल वोटिंग कर सकते हैं, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। प्लीज अगेंस्ट पोल फ्रीबीज शुड बी लिस्टेड बिफोर 3 जज बेंच सून। देखिए, फ्रीबीज को लेके मैंने कंटेंट आपके लिए डाल दिया है, बहुत लंबा चौड़ा कंटेंट है और ये कंटेंट हम लोग पिछले 7-8 महीने में बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं और ये मैंने वहीं से कॉपी पेस्ट डाला है और मुझे लगता है मोस्टली बच्चों के पास ये कंटेंट ऑलरेडी होगा कि फ्रीबीज का जो कल्चर है उसका क्या क्या नेगेटिव इंपैक्ट होता है, फ्रीबीज के कौन कौन से पॉजिटिव इंपैक्ट होते हैं। तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों मेंस में आपसे पूछा जाता है यूपीएससी में, तो आपके लिए मैंने कंटेंट डाल दिया है, राइट। बट ये इशू अभी करंटली न्यूज में क्यों है वो थोड़ा आपको मैं बताता चलता हूं। देखिए, मामला ये है, 2013 में सुप्रीम कोर्ट में एक केस गया था जिसमें यह कहा गया था कि भाई साहब, जो फ्रीबीज होती हैं, फ्रीबीज का मतलब तो समझ रहे हो ना, जैसे जैसे आजकल मोदी जी कह रहे हैं कि भैया रेवड़ी कल्चर है ना, तो जो पॉलिटिकल पार्टीज का मैनिफेस्टो होता है वो बहुत कुछ फ्री में देते हैं लोगों को, है ना। आपको वॉशिंग मशीन फ्री में दे दिया, कलर टीवी फ्री में दे दिया, आपके खाते में पैसे डलवा दिए, है ना, आपको साड़ियां गिफ्ट कर दी, साइकिल गिफ्ट कर दिए, लैपटॉप फ्री में लैपटॉप फ्री दे दिए, मोबाइल फोन फ्री दे दिए। ये सब फ्रीबीज होती हैं। फ्रीबीज अच्छी भी होती हैं, फ्रीबीज बुरी भी होती है, वो कंटेंट आपको मैंने यहाँ पे डाल के दिया हुआ है। तो 2013 के अंदर ये मामला फ्रीबीज वाला पहली बार सुप्रीम कोर्ट में गया था और वो 2 जजेस थी की बेंच थी और उनसे ये रिक्वेस्ट की गई थी कि भाई साहब, माई बाप, ये जो फ्रीबीज होती हैं दे आर एक्चुअली करप्ट एक्टिविटीज, दे आर एक्चुअली करप्ट एक्टिविटीज, क्योंकि फ्रीबीज के द्वारा पॉलिटिकल पार्टीज वोट को इनडायरेक्टली खरीद रही हैं, एक तरह से इन्फ्लुएंस कर रही हैं वोटर्स के डिसीजन को, वोटर्स की कॉन्शियंस को इंपैक्ट करती हैं। तो ये मामला जब सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने उसको करप्ट प्रैक्टिस मानने से मना कर दिया, क्योंकि हमारा जो आरपीए है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है, उसमें सेक्शन 123, ये ध्यान देना, आपने पूछेगा एग्जाम में आपसे क्योंकि काफी न्यूज में था, सेक्शन 123 करप्ट प्रैक्टिसेस की बात करता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि ये जो फ्रीबीज होती है वो सेक्शन 123 के अंदर में नहीं आती है, इसीलिए पॉलिटिकल पार्टीज इसको कंटिन्यू कर सकती हैं। बट अभी आ गया है 2022 में एक और अभी पीआईएल डाला गया है सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें यह कहा गया है कि जो 2013 वाला डिसीजन था उसको रिवर्स कर दिया जाए और इसको सेक्शन 123 के अंदर करप्ट प्रैक्टिस मान लिया जाए। ये अभी उस पीआईएल के अंदर बोला गया है। बट सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि यस, हम लोग इसकी सुनवाई करेंगे, लेकिन भैया वो सुनवाई 2 जज की बेंच तो नहीं कर सकती, क्योंकि वो तो ऑलरेडी 2 जज ने कर लिया है। तो जब भी सुप्रीम कोर्ट में दोबारा से सुनवाई होती है सेम केस के ऊपर, तो हमेशा जजेस की संख्या ज्यादा होती है। तो इस बार जो है वो 3 जज के बेंच की उसकी सुनवाई करेंगे। 3 जज से नहीं काम चलता है तो हो सकता है 5 जज भी हो जाए, 5 नहीं होता है तो 7 जज भी हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से चलता है वो, ओड इवन टाइप का इस तरह से सिस्टम चलता है। तो ये है पूरे का पूरा मामला। अभी देखना रहेगा इसमें बड़ा इंटरेस्टिंगली क्या होने वाला है, ठीक है। बाकी इसकी पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड आप आराम से यहां से बैठ के पढ़ सकते हो। कुछ जैसे तमिलनाडु के अंदर क्या हुआ था, लास्ट इलेक्शन के अंदर ये डिक्लेयर किया गया था कि जो अगर पॉलिटिकल पार्टी अगर वो आती है पावर में तो हर फैमिली के अंदर जो है कलर टीवी दिया जाएगा, कलर टीवी, ठीक है, एक बढ़िया एलसीडी आपको मिलेगा। तो उनको उनके ऊपर आरोप लगे कि भाई ये तो फ्रीबीज हो गया, आपने तो कलर टीवी देके जो है वो वोटों को खरीद लिया। सरकार ने कहा कि नहीं, ये जो हम लोग कलर टीवी दे रहे हैं ना वो फ्रीबी नहीं है, इसका बहुत बड़ा पॉजिटिव इंपैक्ट है। जो महिलाएं होती हैं घरों के अंदर, जो हाउसवाइफ्स होती हैं, इवन जो हाउसवाइफ भी नहीं होती, जो वर्किंग वाइफ्स होती हैं जिनके घर में टीवी नहीं होता है, अब उनको दुनियादारी में कुछ नहीं पता, अगर उनके घर में कलर टीवी आएगा तो वो न्यूज देखेंगी, राइट। न्यूज देखेंगे तो दुनिया भर से अवेयर होंगी, अपने राइट्स के बारे में अवेयर होंगी, उन्हें पता होगा दुनिया में महिलाओं के बारे में क्या क्या चीजें हो रही हैं, गवर्नमेंट की जो स्कीम्स वगैरह आती हैं उनको उनके बारे में पता चलेगा, इवन डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में उनको अपने अधिकार पता चलेंगे। तो टीवी आने से बेसिकली क्या है, महिलाओं की जो एक्सेस है वो बढ़ जाती है दुनिया की तरफ, उनको अपने अधिकारों के बारे में पता चलता है, दुनिया में क्या हो रहा है पता चलता है। इवन एंटरटेनमेंट भी अगर वो कर रही हैं तो उससे भी तो उनका माइंड रिलैक्स हो रहा है ना, डिप्रेशन के केस कम हो जाते हैं,
और वो सारी चीजें। तो ये सरकार का आर्गुमेंट था। बाकी आप खुद सोच लो कि भैया वो फ्री भी है, पॉजिटिव फ्री भी है, नेगेटिव फ्री भी है। कमेंट सेक्शन में बताना चाहो तो बता सकते हो। आप इतने समय से न्यूज़पेपर एनालिसिस देख रहे हो तो अपने थोड़ा ओपिनियन आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ओपिनियन बताने में कोई गलत बात नहीं होती है। अभी आप मैच्योर हो गए हो, चीजों को समझते हो, तो थोड़ा सा ना बताया करो कमेंट सेक्शन में अपने विचार कि आपका इसके बारे में क्या सोचना है। तो फ्रीबीज के बारे में आप क्या सोचते हो, थोड़ा सा कमेंट सेक्शन में बताएं, क्योंकि ये सवाल आपसे एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। एससीओ मीट, एससीओ मतलब शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे हमारे रॉकस्टार हैं जयशंकर जी। तो इन्होंने BRI यानी कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को टारगेट किया है। लेकिन जब हम लोग, जैसे हम लोग चाइना को टारगेट करते हैं, चाइना इंडिया को टारगेट करता है, तो हम लोग डायरेक्ट नाम नहीं लेते हैं, इनडायरेक्टली बात करते हैं। इनडायरेक्टली बात करते हैं। तो जैसे मान लो आपने किसी दोस्त को टारगेट करना है, आपने किसी अपने दोस्त को टारगेट करना है, तो आप उसका डायरेक्ट नाम नहीं लेते हो, लेकिन इशारों इशारों में बता देते हो कि आप लोग किसकी तरफ इशारा कर रहे हो। ऐसा ही होता है। तो हम लोगों ने चाइना का डायरेक्ट नाम नहीं लिया है, लेकिन हम लोगों ने एससीओ की मीटिंग में यह कहा कि भाई जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है या कोई और किसी कंट्री के द्वारा इनिशिएटिव लिया गया है, उनको दूसरी कंट्री की सोवरेनिटी को रिस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि BRI के तहत चाइना इंडिया की सोवरेनिटी को रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है। जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है उसमें से जो है वो लोग रोड निकाल रहे हैं अंडर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो ये हमारी सोवरेनिटी का वायलेशन है और इसीलिए हम लोग BRI का पार्ट नहीं है। इंडिया BRI का पार्ट बनना चाहता था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ CPEC की वजह से नहीं बन पाया। तो उन्होंने कहा कि एक तो सोवरेनिटी को आप करिए, रिस्पेक्ट करिए। आप हमारी रिस्पेक्ट करोगे तो हम आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। एक हाथ इज्जत दो, दूसरे हाथ इज्जत लो, सीधी सी बात है। दूसरा इन्होंने ये कहा कि जो एससीओ मेंबर हैं उनके साथ इंडिया का जो है $141 बिलियन का ट्रेड है, जो कि बहुत कम है। इसमें से $100 बिलियन का तो सिर्फ चाइना के साथ ही है, बाकी बची कंट्री के साथ ओनली $41 बिलियन। क्योंकि जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं इनको तो हम लोग एक्सेस ही नहीं कर पाते हैं, कजाकिस्तान तुर्कमेनिस्तान वगैरह तो हम लोग एक्सेस कर ही नहीं पाते हैं। तो उनको एक्सेस करने के लिए इंडिया ने एक और प्रोजेक्ट चलाया है जिसे कहते हैं इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, वो हमारा है। और एक है चाबाहर, चाबाहर जो हम लोग बना रहे हैं पोर्ट ईरान में। चाबाहर पोर्ट में जो है शहीद बेहस्ती टर्मिनल हम लोग डेवलप कर रहे हैं। थोड़ा ध्यान से देखना, ये नाम आपको प्रीलिम्स में पूछेगा। वो शहीद बेहस्ती टर्मिनल एट चाबाहर पोर्ट जो इंडिया डेवलप कर रहा है। तो थोड़ा सा तो आपको CPEC के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। जो चाइना जो है वो पाकिस्तान और इधर बलूचिस्तान से निकाल रहा है, हल्का सा आपको पता होना चाहिए। 2013 के अंदर जो है ऑफिशियल रूप से BRI को लॉन्च किया गया था। और जो पाकिस्तान में जो ग्वादर पोर्ट है वो यहाँ तक जाता है, ठीक है, साउथ में। और नॉर्थ में अगर आप देखो तो वो चाइनीज बॉर्डर को भी पार करके जो है यहाँ पे ये जो जगह है खुनरेबार, ठीक है, तो यहां तक से वो निकलता है। और ये तो खैर आपको पहले अच्छे से पता ही होगा। जो चीज आपको मैं बताना चाहता हूं वो ये है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। और ये बहुत जबरदस्त चीज है। जिस दिन ये एक्टिवेट हो गई ना प्रॉपर तरीके से, तो मतलब मजा ही आ जाएगा। देखो, अगर अभी आपको मुंबई से अगर आपको पीटर्सबर्ग जाना है या आपको मॉस्को जाना है, तो क्या तरीका है? तरीका तो एक ही है। आप यहां से चलिए रेड सी से होते हुए, स्वेज कनाल से होते हुए मेडिटेरेनियन ओशन को कवर करिए, नॉर्थ सी से होते हुए बाल्टिक सी को क्रॉस करते हुए आप मॉस्को जाते हो। ये बहुत लंबा रूट होता है भाई, कई कई महीने लग जाते हैं शिप्स को। इसका हम लोगों ने एक रामबाण निकाला है। रामबाण ये है कि आप मुंबई से चलिए एकदम मस्त आराम से, आप ग्वादर पोर्ट पहुंचिए, सॉरी चाबाहर पोर्ट पहुंचिए। चाबाहर पोर्ट पहुंचने के बाद एक रेलवे लाइन बनाई गई है ईरान में ही, उस रेलवे लाइन से आप आराम से पहुंचिए कहां? बाकू तक। और ये कैस्पियन सी से में बाकू से होते अस्त्रखान पहुंचिए। और अस्त्रखान जो है एक पोर्ट है रशिया के अंदर, अस्त्रखान से आप आराम से मॉस्को पहुंच सकते हो। ये छोटा रूट है, बढ़िया रूट है, सेफ रूट है अगर ये काम कर गया तो। और एक्चुअली ये काम कर रहा है। इसी साल 2022 में पहली बार ऐसा हुआ है कि 40 फीट का कंटेनर अस्त्रखान पोर्ट से मुंबई पोर्ट पहुंचा, मतलब जो नवा शेविया जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है वहां पे पहुंचा। जबरदस्त चीज है, वाया बंदर अब्बास। तो ये हम लोग बेसिकली टेस्टिंग कर रहे हैं।
और ये बिल्कुल सेफली आया है, कोई दिक्कत नहीं है। आने वाले समय में हम लोग और ज्यादा ट्रेड रूट यहाँ से कर सकते हैं। ये ट्राइलेटरल एग्रीमेंट था शुरुआत में इंडिया, ईरान और रशिया के बीच में 2000 में, तब यहाँ पे वाजपेयी जी की सरकार हुआ करती थी। बाद में कई सारी कंट्री ने इसको ज्वाइन किया, कजाकिस्तान, बेलारूस, ओमान, तजाकिस्तान, अजरबैजान, आर्मीनिया और सीरिया ने भी इसको ज्वाइन किया। अगर यह रूट प्रॉपर तरीके से ऑपरेशन हो जाता है तो जो कॉस्ट है वो 30% तक कम हो जाती है, फ्रीट कॉस्ट, और जो टाइम है वो 40% से ज्यादा हमारा बच जाता है, क्योंकि सुएज कनाल को हम लोग बाईपास कर सकते हैं। तो ये, और इंडिया को तो बहुत बेनिफिट है ही यार। एक तो इंडिया पाकिस्तान को बाईपास कर सकता है। अब ये अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया में जाने के लिए हमें पाकिस्तान के थ्रू जाना पड़ता है, और पाकिस्तान यूजुअली हमें परमिशन नहीं देता है, तो मजबूरी है हमारी यार, क्या करें। तो अगर हम लोग ये रूट बना लेते हैं तो पाकिस्तान को बाईपास कर सकते हैं, और थोड़ा सा हम लोग चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसको भी हल्का फुल्का काउंटर कर सकते हैं। और इंडिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो प्रोजेक्ट है वो उसको कहीं ना कहीं एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जगह मिलती है। तो ये कई सारे बेनिफिट हैं। लेट्स हो के जल्दी ही शुरू हो जाए और ये दिक्कतें जितनी इसके अंदर हैं वो भी कम हो जाए। ठीक है, चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो आर्टिकल है वो कहता है भैया मानगढ़ धाम को प्रॉपर तरीके से डेवलप करना है, ऐसा मोदी जी ने कहा है। क्योंकि देखिए गुजरात के अंदर इलेक्शन चल रहे हैं, ठीक है, तो इलेक्शन के टाइम भी इस तरह की बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ये मानगढ़ जो धाम है वो है कहाँ? एक्चुअली मानगढ़ धाम बिल्कुल गुजरात और राजस्थान के बॉर्डर पे है। ये एक मंदिर है, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हो। इस मंदिर का आधा पार्ट गुजरात में है और आधा पार्ट राजस्थान में है। इंटरेस्टिंगली कुछ साल पहले तक, मतलब 8, 10, 12 साल पहले तक जो पार्ट गुजरात में था ना मंदिर वाला, वो अच्छे से डेवलप था। वहां पे बिजली भी आती थी, पक्का मंदिर बना हुआ था। लेकिन जो राजस्थान वाली साइड में था ना, वहां पे बिजली थी ना, वहां सड़कें थी ना, वहां पे सीधी सी बात है भाई, राजस्थान और गुजरात में आपको साफ साफ फर्क नजर आ रहा है वहां पे। फिर बाद में इसको थोड़ा बहुत डेवलप किया गया है। तो अभी मोदी जी उस समय चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे तो उसको डेवलप किया था। अभी मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं तो पूरे देश की जिम्मेदारी है। तो उनका मानना है कि मानगढ़ धाम को प्रमोट किया जाना चाहिए, डेवलप अच्छे से किया जाना चाहिए, और इसे एक ग्लोबल डेस्टिनेशन बनाया जाए ताकि टूरिस्ट लोग वहां पे आए, इकोनॉमी बढ़े, एम्प्लॉयमेंट मिले, वो सारी चीजें। लेकिन मानगढ़ धाम ये है क्या? देखिए 2013 के अंदर 2013 में क्या हुआ था, वहां की जो भील ट्राइब्स थी, भील ट्राइब्स, उन भील ट्राइब्स ने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में रिवोल्ट कर दिया था। और 1913 के अंदर ब्रिटिश इंडियन आर्मी ने बहुत सारे, मतलब 150 के 1500 1500 भील लोगों को वहां पे मार दिया था। वो जो क्लैश उनके बीच में हुआ था। और फिर जलियांवाला बाग तो हुआ ही था खैर 1919 के अंदर। तो ये जलियांवाला बाग के बराबर की घटना है, बट यूजुअली इसको इग्नोर कर दिया जाता है इंटरनेशनल लेवल पे और नेशनल लेवल पे। लेकिन ये भी बहुत बड़ी घटना है। 1500 भील ट्राइब जो है वहां पे मारे गए थे। वो उस, और वहां के जो गुरु थे, जो रिफॉर्मर्स थे, जो लीडर थे, उनका नाम था गोविंद गुरु। ये आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है, तो इसीलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात के जो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं, जो खासकर भील कम्युनिटीज हैं, वो इसको बहुत अच्छे से मानती हैं और रिस्पेक्ट करती हैं। मंदिर है, पूजा अर्चना करती हैं, तो इसको डेवलप किया जाना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो इतना ही था मानगढ़ धाम के बारे में, हल्का फुल्का आपको पता होना चाहिए। थोड़ा दोस्तों और आगे बढ़ते हैं। एक मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व है भैया तमिलनाडु के अंदर, और मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व के अंदर ये देखिए, ये एक प्लांट है ये बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। दिखने में आपको खूबसूरत लग रहा होगा, इसकी शक्ल पे मत जाइए, इसके इरादे नेक नहीं है। ये दोस्तों इन्वेजिव स्पीसी है। इन्वेजिव स्पीसी का मतलब ये है कि भाई वहां की जो लोकल वेजिटेशन है, वहां की जो नेचुरल वेजिटेशन है, उसको इसने बर्बाद करके रख दिया है। हर जगह यही पे हो रहा है। दिखने में अच्छा लग रहा है, फूल फल पत्ते एकदम जबरदस्त हैं, लेकिन लोकल वेजिटेशन को इसने खत्म कर दिया है। इसका जो एक सबसे बड़ा इंपैक्ट वो ये है कि जो यहाँ के एनिमल्स हैं, जो वाइल्ड लाइफ हैं, वो इसको खाती नहीं है, खाने लायक नहीं है, सिर्फ देखने लायक है। और क्योंकि वो इसको खाते नहीं है तो वहां पे फूड की हो गई है कमी, तो नेचुरल वेजिटेशन को इसने पूरा खत्म कर दिया है। तो ये तो है पूरे का पूरा न्यूज। तो और इसका नाम क्या है? इसका नाम है सेन्ना स्पेक्टेबिलिस। ये अपने नाम याद रखना है, पूछेगा एग्जाम में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इन्वेजिव स्पीसी, तो उसमें 2-3 नाम देगा आपको, तो ये आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा, सेन्ना स्पेक्टेबिलिस। इन्वेजिव स्पीसी का मतलब ये होता है कि जो वहां की नेचुरल वेजिटेशन नहीं होती है उसको बाहर से इंट्रोड्यूस किया जाता है। इन्वेजन करना मतलब किसी के ऊपर आक्रमण करना, उसको जबरदस्ती हथिया लेना, जैसे रशिया ने यूक्रेन को अभी इन्वेजन कर रहा है, ये मतलब होता है इन्वेजन का। तो जो लोकल वेजिटेशन है वो तो बर्बाद हो जाती है।
तो 1200 हेक्टेयर के अंदर बना हुआ है भैया आपका जो मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व है, जिसमें से 800 हेक्टेयर को कंप्लीटली सेना ने टेक ओवर कर लिया है और ये नीलगिरी हिल डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है। तो वहां का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, अभी उन्होंने मद्रास हाई कोर्ट के अंदर एक एप्लीकेशन डाली हुई है कि भैया हम इसको रिमूव करेंगे। तो प्रोजेक्ट ये है कि आने वाले 10 सालों में इसको रिमूव वहां से धीरे 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 करके किया जाएगा, ताकि लोकल वेजिटेशन को वहां पे किया जा सके, मतलब वो ग्रोथ हो सके उनकी। इसको इंट्रोड्यूस किया गया था ऑर्नामेंटल पर्पज के लिए, वही दिखने में अच्छा लगता है तो पार्क वार्क में लगाने के लिए, लोग अपने घरों में भी लगा लेते हैं इसको, उसके लिए इंट्रोड्यूस किया गया था। पर बाद में जंगलों में फैल गया और साउथ अमेरिका और सेंट्रल अमेरिका से इसको लेके आए थे और वो सब चीजें यहाँ पे चल रही हैं। इसके अलावा एक और इन्वेजिव स्पीसी है जिसका नाम है लंटाना कमारा। देखिए ये भी है, एक भी फूल है, फ्लावर्स ही हैं ये, लेकिन है बड़े खतरनाक। तो इसको भी रिमूव करने की बात वहां पे चल रही है। एक और हमारे पास इन्वेजिव स्पीसीज है यूकलिप्टस और एक है पाइन। यूकलिप्टस और पाइन भी इन्वेजिव स्पीसीज तो हैं, लेकिन उनकी ग्रोथ लंटाना और सेना के कंपैरिजन में कम है, तो वो ज्यादा मैटर ऑफ कंसर्न नहीं है, ये वाले ज्यादा मैटर ऑफ कंसर्न है। तो जल्दी ही 10 ईयर का साल का प्लान है, लेट्स होप इसको धीरे धीरे हम लोग रिमूव कर सकते हैं। आप बस इसका नाम याद रखो, एग्जाम में आपसे इतना ही पूछेगा वो। बाकी मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व के बारे में थोड़ा आपको बताता चलूं, या अगर आप मैप को देखो यहाँ पे ध्यान से, तो ये है आपका मुद्दुमलाई। पहले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हुआ करता था, इसको अभी रिसेंटली ही टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया गया है। इसके नॉर्थ में आता है बांदीपुर टाइगर रिजर्व और इसके साउथ में अगर आप देखो तो एक हमारे पास है मुकुरुथी और एक है साइलेंट वैली। तो ये आपसे डेफिनेटली एग्जाम में वो पूछेगा कि इसके नॉर्थ में क्या है, साउथ में क्या है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। इसके अलावा वहीं पे जो है 2 टाइगर रिजर्व और हैं तमिलनाडु में, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व है और एक हमारे पास जो है कलक्कड़ है और एक है सत्यामंगलम। तो ये थोड़ा आपको ध्यान देना है, पूछ सकता है एग्जाम में, बहुत बार पूछ भी लेता है, मैच द फॉलोइंग ये वो करके कुछ ना कुछ निकाल लेता है वो क्वेश्चन यहाँ से। चलिए आज का दोस्तों जो एडिटोरियल है वो है द वीकेस्ट लिंक इन द एयर पोल्यूशन फाइट। आजकल एयर पोल्यूशन की बहुत बात हो रही है, दिल्ली एनसीआर में तो भैया घुट गए हो आप लोग, है ना, बिल्कुल गैस चैम्बर बन गया है। तो पूरे देश में बेसिकली पोल्यूशन की प्रॉब्लम है, सिर्फ दिल्ली की तो प्रॉब्लम खैर है ही, पूरे देश में दिल्ली की पूरी प्रॉब्लम है। तो पोल्यूशन को दूर करने के लिए हम लोगों ने क्या बनाया, हम लोगों ने स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बनाया, ठीक है। और जो यूनियन टेरिटरीज हैं उनके अंदर हम लोगों ने पोल्यूशन कंट्रोल कमिटीज बनाई। इनका प्राइमरी काम क्या है, इनका काम है भैया एमिशन को रेगुलेट करना, और जो पॉइंट सोर्स होते हैं इंडस्ट्री से जो निकलते हैं, वो पावर प्लांट वगैरह से निकलते हैं, उनको रोकना। पॉइंट सोर्स का मतलब ये होता है कि जैसे कोई पावर प्लांट है, थर्मल पावर प्लांट है, कोई इंडस्ट्री लगी हुई है, तो वो लोग क्या करते हैं, जो पोल्यूटेंट्स होते हैं, जो केमिकल्स होते हैं, उसको सीधा रिवर के अंदर डंप कर देते हैं। तो उसको रोकने का इनका काम होता है। अभी थोड़े समय पहले इनको एक और टारगेट दिया गया था कि जो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है उसके अंदर में हर स्टेट के लिए टारगेट को सेट करना है कि आप कितना पोल्यूशन कर सकते हो, कितना नहीं कर सकते हो। काम तो बहुत दिया गया है इनको, इनके पास पावर भी बहुत अच्छी खासी है, लेकिन फिर भी देश में इतना पोल्यूशन कम है, इतना पोल्यूशन इतना ज्यादा है, कम हो ही नहीं रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? ऐसी क्या दिक्कत हो गई कि इतनी बढ़िया बढ़िया पॉलिसी और कानून वगैरह बनाने के बाद, ये कमीशन वगैरह बनाने के बाद भी पोल्यूशन जो है बढ़ता ही चला जा रहा है? तो आज उसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो हमारा जो वाटर एक्ट है 1974 और हमारा जो एयर एक्ट है 1981, उसके तहत इनको बहुत सारी पावर्स दी गई हैं, बट फिर भी दे आर फेलिंग इन देयर ड्यूटी। व्हाई? व्हाट आर द रीजंस? 3 रीजन जो है यहाँ पे बताए गए हैं। पहला रीजन ये है कि भैया जो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बनाए गए हैं उनका कंपोजिशन ही खराब है। उनके अंदर चेयरपर्सन होते हैं, कुछ जो है वाइस चेयरपर्सन होते हैं, कुछ और मेंबर होते हैं, बट वो सारे जितने भी रहते हैं ना मोस्टली पॉलिटिकल बैकग्राउंड से होते हैं। उनको पता ही नहीं, एक्सपर्टीज ही नहीं है, उनके अंदर जो है इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर ही नहीं है, जैसे वहां के लोकल पीपल, पंचायत, लोकल म्युनिसिपैलिटीज, वो स्टेक होल्डर ही नहीं है। तो भाई जब स्टेक होल्डर ही नहीं होंगे जिसको एक्चुअली पोल्यूशन इंपैक्ट करता है, तो इनका क्या ये प्रॉपरली काम कर पाएंगे? ऑफ कोर्स नहीं कर पाएंगे। और ये मल्टी मेंबर बॉडीज हैं जिसकी वजह से कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है, ये बहुत बड़ी बात है। उसके अलावा साइंटिस्ट, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स और अकेडमिशियंस सिर्फ बोर्ड के अंदर 7% का काम करती हैं। तो जब एक्सपर्ट लोग ही नहीं होंगे तब प्रॉपर पॉलिसी भी नहीं बना पाओगे। तो ये कुछ दिक्कतें इनको हैं। दूसरी बात ये है कि भाई कई बार ऐसा देखा गया है कि जो एक बोर्ड का चेयरपर्सन होता है या बोर्ड का जो मेंबर होता है वो कई सारे बोर्ड का मेंबर होता है और वो कई सारे डिपार्टमेंट में काम कर रहा होता है।
तो जैसे मान लो अगर कोई अगर आईएएस ऑफिसर है तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को संभालने के साथ साथ जो है वो ये काम भी कर रहा है, राइट। तो ये ठीक नहीं है क्योंकि आपको प्रॉपर टाइम नहीं मिल पाता है करने के लिए काम अपना। तो एक तो दिक्कत ये है। दूसरी दिक्कत है लीडरशिप की। लीडरशिप की दिक्कत ये है कि जो चेयरपर्सन होते हैं इन बोर्ड्स के या जो मेंबर सेक्रेटरीज वगैरह होते हैं उनका टेन्योर ही फिक्स नहीं है। कई बार तो ऐसा देखा गया है कि सिर्फ 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन की अपॉइंटमेंट होती है, उसके बाद उनको ट्रांसफर करके कहीं और भेज दिया जाता है। कभी कभी 2 महीने, कभी 4 महीने, कभी 5 महीने। अरे भैया, आप कैसे काम करोगे जब आपकी पोस्ट, आपकी जॉब, आपका टेन्योर ही फिक्स नहीं है। तो वो लोग ईमानदारी से काम वहां पे नहीं करते हैं और कई सारी पोस्ट पे उनको रखा जाता है। तो वो सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे है, ठीक है, जिसकी वजह से वो मैंडेट प्रॉपर नहीं हो पाता है। मैन पावर की तो हमारे खैर डिपार्टमेंट में हर जगह ही दिक्कत है मैन पावर की। अंडर स्टाफ है, भयंकर तरीके से अंडर स्टाफ है। 40% से ज्यादा जो सैंक्शन पोस्ट है वो वेकेंट पड़ी हुई है। तो भाई जब आदमी ही नहीं होगा काम करने के लिए तो काम कैसे होगा? आपको ग्राउंड पे जाना है, आपको स्क्रूटनी करनी है, आपको इंस्पेक्शन करनी है, आप कैसे जाओगे? जब लोग ही नहीं है तो जाओगे कैसे? सबसे बड़ी दिक्कत है। और जैसे झारखंड, बिहार, हरियाणा में तो 75% ही वैकेंसी चल रही है, भर्तियां कर ही नहीं है सरकार। तो जब लोग ही नहीं हैं तो भैया वो बोर्ड काम इफेक्टिवली करेंगे, आप ये उम्मीद नहीं कर सकते हो। तो ये है कुछ प्रॉब्लम्स। सॉल्यूशन क्या है? प्रॉब्लम का अपोजिट सॉल्यूशन होता है। मैन पावर को इंक्रीज करिए, टेन्योर को फिक्स करिए, जो इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स हैं उनको उसके अंदर इंट्रोड्यूस करिए, उनको वहां पे इंक्लूड करिए, तो अपने आप ही सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। मल्टी डिसिप्लिनरी एक्सपर्टीज अप्रोच को यहाँ पे लेके आने की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। और हेल्थ के ऊपर फोकस किया जाना बहुत जरूरी है कि पोल्यूशन का हेल्थ के ऊपर क्या इंपैक्ट होता है। तो डॉक्टर्स को, मेडिकल एक्सपर्ट जो प्रैक्टिशनर्स होते हैं, आप उनको यहाँ पे इंक्लूड करिए। लॉन्ग टर्म प्लानिंग करिए, छोटी छोटी प्लानिंग करने से कुछ नहीं होता है, राइट। उनकी कैपेसिटी को इंक्रीज करिए और रेगुलेटरी जो उनको फोर्स पावर है वो उसको थोड़ा और इंपॉर्टेंट तरीके से जो है इंप्रूव कर सकते हो। तो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स जो आप जो है वहां पे इंप्रूव कर सकते हो। अभी यहाँ से आपको जो है वो क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। बहुत सारे तरीके होते हैं क्वेश्चन पूछने के। जैसे आपसे पूछ सकता है वो क्वेश्चन एग्जाम में कि इन स्पाइट ऑफ हैविंग मैनी pollution, many body, in spite of having many bodies and commissions to regulate and control pollution, in spite of having many bodies and the commissions to regulate and control pollution, the level of pollution has been rising continuously. ठीक है, discuss the reasons and suggest some solutions. ठीक है, 150 वर्ड्स और 10 मार्क्स, ठीक है। ये क्वेश्चन आप जो है अटेम्प्ट कर सकते हो। कल आपसे जो है 1-2 एमसीक्यूज पूछे गए थे, उस एमसीक्यूज का आंसर आपको यहाँ पे दे देता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिगार्डेड एज द मेन फीचर ऑफ द रूल ऑफ लॉ? रूल ऑफ लॉ का फीचर होता है भैया 1, 2 एंड 4। तो इसके अंदर जो है 3 नहीं है। पीपल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द गवर्नमेंट, नो, इट इज गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द पीपल रादर देन पीपल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट आंसरेबल होती है लोगों की तरफ, लोग आंसरेबल नहीं होते हैं गवर्नमेंट की तरफ। गवर्नमेंट लोगों के लिए बनाई गई है, लोग गवर्नमेंट के लिए नहीं बनाए गए हैं, ये इसका मतलब है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये तो लास्ट का ही क्वेश्चन था, इसमें पूछा गया था अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल के बारे में। तो इनमें से कोई भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, ये थोड़ा सा यहाँ पे जाकर देख सकते हो। इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पे डाल दी है, तो आप इसको भी आराम से पढ़ सकते हो, ठीक है। स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट क्यों है, स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट क्यों है, थोड़ा उसको जाकर देख सकते हो। तो आज के लिए इतना ही था, और 1-2 आर्टिकल और इंपॉर्टेंट से तो ज्यादा मुझे लगे नहीं, बट पढ़ना चाहो तो पढ़ भी सकते हो, आपके पास समय है, समय नहीं है तो छोड़ सकते हो, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। रिपीटेड से टॉपिक हैं, पहले हम लोग कर चुके हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही करेंगे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।